हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। इस चैप्टर के ऊपर मैं अभी तक 7 वीडियो बना चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जो इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बट, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स। ये सभी क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस है और इनको ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। अब नीचे इनके कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है, वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, एवरीवन बिलीव्ड हिम, समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, नोबडी वाज देयर टू सेव ड्राइंग चाइल्ड, none but the brave deserves the fear, some are born great, all are not born rich, few were hurt, many escaped, all that glitters is not gold, only Rakesh can remain here, others may go home, one or other of us will be there। तो यहाँ पे जितने भी आपको अंडरलाइन शब्द मिले हैं, अंडरलाइन वर्ड्स मिले हैं, वो सभी क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। क्योंकि ये ना तो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हैं, ना ही किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर, इनका प्रयोग जो हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आई विल टेक यू देयर वन डे। तो वन किसके साथ जुड़ा है? डे के साथ। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जिनको नाउन के साथ यूज करते हैं, यानी नाउन से पहले उनका यूज किया जाता है, नाउन के साथ जुड़कर आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वन डे यानी वन प्लस डे। तो ये वन किसके रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में। एनी फूल कैन डू डैट, तो एनी प्लस फूल, तो एनी यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो फ्यू के साथ वर्ड्स जुड़ा है, तो फ्यू क्या हुआ? एडजेक्टिव। सम मिल्क वाज स्प्लिट, तो सम एडजेक्टिव है। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, तो मैनी क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ये आप समझ गए होंगे, एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, उनको स्पेशल बना देते हैं उनके साथ जुड़कर। आगे दोस्तों यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए गए हैं। व्यक्ति के लिए कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउंस यूज होते हैं और वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए कौन से यूज होते हैं, वो यहाँ पर टेबल में बताया गया है। और उनके साथ किन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है और किन का यूज नहीं किया जाता, वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन या व्यक्ति के लिए कौन से वर्ड्स, कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। तो यहाँ पर बॉडी और वन के बारे में बताया है। ये 4 वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं, एवरी के साथ, सम के साथ, एनी के साथ, नो के साथ। एवरी मतलब सभी, सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई भी, नो मतलब कुछ भी नहीं। तो इनके साथ बॉडी और वन को एज ए सफिक्स जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो यूज होते हैं व्यक्ति और व्यक्ति के लिए। और इनके साथ हम क्या लगा सकते हैं? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सो सेंटेंस के अंदर हम इनके साथ क्या जोड़ सकते हैं? इनके साथ क्या कनेक्ट कर सकते हैं? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इनके साथ इनके प्लूरल यूज नहीं होंगे और ना ही इट, इट्स, इट्स, वंस और वन सेल्फ का यूज किया जाएगा। वस्तु के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए हम कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करते हैं? उनमें आ जाते हैं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। तो यहाँ पर इन चारों वर्ड्स के साथ क्या सफिक्स जुड़ा है? थिंग। क्या जुड़ा है? थिंग। और थिंग मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु के साथ हम किन का यूज करते हैं? इट, इट्स और इट्स सेल्फ। इनके साथ हम
थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे जो कि व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। आगे दोस्तों इंडेफिनेट प्रोनाउंस के रूल्स शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1, जिसमें बताया गया है एवरीबॉडी समबडी, एवरीबॉडी समबडी, नोबडी एनीबॉडी, एवरीवन समवन, एनीवन नो वन। ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज करते हैं। कौन से? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इनका प्रयोग हम इन सभी वर्ड्स के साथ करते हैं। इनके साथ हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करते, जो कि हम ऑलरेडी टेबल में पढ़ चुके हैं। सेम यहाँ पर बताया गया है। तो अच्छा, इनके साथ हम शी, हर का यूज क्यों नहीं करते, सिर्फ मेल प्रोनाउंस का यूज क्यों करते हैं? जब आपको सेक्स के बारे में नहीं पता, यानी कि आपको ये नहीं पता उस वाक्य के अंदर कि वो लड़कियों के बारे में है या फिर लड़कों के बारे में, तब हम यूज करेंगे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो समझ गए होंगे। जैसे एवरीवन हैज इज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, यहाँ सभी की तरफ इशारा किया है, लेकिन ये नहीं पता कि ये वहां पर मेल है या फीमेल्स। तो हमने यहाँ पे यूज किया हिज का, ना कि हर का। ही हेल्प्ड एवरीवन ऑफ हिज क्लास फेलोज इन हिज स्टडीज। तो यहाँ पे एवरीवन है क्योंकि यहाँ पे तो ही का यूज हो चुका है, इसलिए हिज का यूज हुआ है। नेक्स्ट है इफ एनीबॉडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। अब इफ एनीबॉडी हेल्प्स मी, अगर कोई मेरी सहायता करता है तो मैं उसका बड़ा आभारी रहूंगा। तो यहाँ पे एनीबॉडी की तरफ इशारा किया है। ये जरूरी नहीं है कि सहायता करने वाला व्यक्ति मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो क्योंकि यह निश्चित नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे हिम का यूज किया है, यानी मेल सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है। और यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज नहीं होगा। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट। तो एनीवन आ चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि मेल है फीमेल है, इसलिए हमने इसकी जगह यूज कर दिया ही। एवरीबॉडी मस्ट हैव हिज वे। तो यहाँ पे एवरीबॉडी के साथ हमने क्या कनेक्ट किया? हिज का। तो आप समझ गए होंगे एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। इनके साथ हम किनका यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउंस। वो भी कौन से? मेल सिंगुलर प्रोनाउंस, यानी ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इनके साथ हम फीमेल प्रोनाउंस यूज नहीं करेंगे जब तक हमें सेक्स का नहीं पता, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के बारे में नहीं पता। वही चीज आगे बताई गई है। अगर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर फीमेल सेक्स यानी स्त्रीलिंग के बारे में बात की है, तो तब हम यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउंस और एडजेक्टिव। कौन से? सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। जैसे आई हेल्प एवरी वन ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडीज, क्योंकि यहाँ पे एवरी वन ऑफ द गर्ल्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पता चल जाता है यहाँ लड़के के बारे में बात हुई है, तो हमने यूज किया हर का। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, एवरीबॉडी शुड लव देयर कंट्री, एवरीबॉडी शुड लव वंस कंट्री, एवरीबॉडी शुड लव इट्स कंट्री। चारों में डिफरेंस चेक करिए। फर्स्ट में हिज का यूज हुआ है, सेकंड में देयर का, थर्ड में वंस का, फोर्थ में इट्स का। क्योंकि एवरीबॉडी का यूज हुआ है, इसके साथ किसका यूज होगा? सिर्फ हिज का। क्यों यूज होगा? क्योंकि हम यूज करते हैं ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। आगे यहाँ पर फिर से चार सेम दिए गए हैं। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, एवरीथिंग हैज हिज ओन लिमिटेशन, everything has their own limitation and everything has one's own limitation। तो यहाँ पे इट्स का, हिज का, देयर का और वन का यूज हुआ है, लेकिन एवरीथिंग क्योंकि वस्तुओं के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए है, इसके लिए हम सिर्फ यूज करेंगे इट्स का, ना कि हिज, देयर और वंस का। यह हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे एवरीवन लाइक्स टू हैव इज वे, तो लाइक्स क्या है? सिंगुलर वर्ब। वैसे ही नेक्स्ट में लाइक है जो कि प्लूरल वर्ब है, उसका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है एवरीबॉडी हैज हिज ओन आइडियाज विच ही वांट्स टू चेंज, तो हैज का यूज हुआ जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों रूल नंबर 2 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का यूज कर लिया जाता है, क्वेश्चन टैग का यूज कर लिया जाता है और उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इनडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज किया है। किनका यूज किया है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस का सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। तो हम क्या करेंगे? तब हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पहली बार प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है, कब किया गया है? जब क्वेश्चन टैग यानी वो क्वेश्चन के रूप में वो सेंटेंस आता हो, यानी लास्ट में क्या लगा हो? क्वेश्चन मार्क। तब हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कैन दे, तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यानी दे का यूज हुआ है, कैन, ही का यूज नहीं होगा।
नेक्स्ट है एवरीवन डज हिज वर्क डोंट दे। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन मार्क है। एवरीवन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर दे का यूज करेंगे, ना कि ही का। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 आ जाता है जिसमें बताया गया कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये सब क्या है? ये वे वर्ड्स हैं जो अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। इनके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, इट, इट्स और इटसेल्फ का। इनके साथ हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, और नेक्स्ट है एवरीथिंग हैज देयर ओन लिमिटेशन। तो यहाँ पे इट्स और देयर का प्रयोग किया है, तो इसमें करेक्ट क्या होगा? इट्स का, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। आगे दोस्तों रूल नंबर 4 में बताया है यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, यानी वे इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो वस्तुओं के लिए यूज होते हैं उनका हम सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जैसे हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था, वहाँ पे व्यक्ति के लिए जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करते हैं, अगर वे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में हो और उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाओ, तब हम प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर इट का यूज होगा। ना यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउंस यानी ही का यूज किया जाएगा और ना ही प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इजंट इट। सेकंड है एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इजंट ही। और थर्ड है एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आरंट देयर। तो तीनों में डिफरेंस चेक करिए। एवरीथिंग का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा? इट का, ना ही का, ना दे का। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 5 जिसमें बताया गया वन का प्रयोग। वन के प्रयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया अगर वन का यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, यानी शुरू में स्टार्टिंग में आपको वन लगा मिलता है, तो उसके बाद हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो वन से ही रिलेटेड होगा। जैसे नॉमिनेटिव केस में वन का, ऑब्जेक्टिव केस में भी वन का, पोजेसिव केस में, पोजेसिव एडजेक्टिव केस में वंस का, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ का यूज करेंगे, यानी वन से बना ही वर्ड्स यूज करेंगे, ना कि नॉमिनेटिव केस में ही का यूज करेंगे, ना ही ऑब्जेक्टिव केस में हिम का यूज करेंगे, ना ही पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में हिज और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हिमसेल्फ का यूज करेंगे, और ना ही वंस, वंस ये भी वन से बना है लेकिन इसका यूज नहीं होगा, वंस का भी यूज नहीं होगा, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, इन सभी का यूज नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर वन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है उससे जुड़ा ही यानी वन से बना वर्ड सी हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल चेक करिए, वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव देयर कंट्री। तो हम किसका यूज करेंगे? वंस का, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव का। यहाँ पे हिज का यूज नहीं होगा, वंस का यूज नहीं होगा और देयर का यूज भी नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड है वन शुड हेल्प वन सेल्फ, वन शुड हेल्प हिमसेल्फ, वन शुड हेल्प देयर सेल्फ, वन शुड हेल्प देमसेल्व्स और वन शुड हेल्प वन सेल्फ। तो इन सभी में हम किसका यूज करेंगे? वन सेल्फ का। किसका? वन सेल्फ का, वन के साथ, बाकी सभी का यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, तो उसको दोबारा रिपीट करने के बजाय हम वन का प्रयोग करेंगे। उस नाउन की जगह उस नाउन को रिपीट करने के बजाय हम यूज करेंगे वन का। किस केस में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के केस में। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब हम यूज करेंगे वंस का। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वन का यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे वंस का। कहाँ पर यूज करेंगे? उसी नाउन को अगर हम दोबारा लिखना चाहते हैं उसके बजाय हम यूज करेंगे वन और वंस का। कैसे? दिस इज ए न्यू टेबल, दिस इज ए न्यू टेबल, बट दैट इज एन ओल्ड वन। फर्क समझिए। ए न्यू टेबल यानी यहाँ पर एक नई मेज के बारे में बताया है जो कि एक सिंगुलर है। कैसे पता चला? एक का यूज हुआ है इसलिए सिंगुलर है। काउंटेबल है, एक के बारे में बताया है, निश्चित मात्रा बताई है, और नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हमने यूज किया है, लेकिन दोबारा हमने यहाँ पर टेबल का यूज करना था, ओल्ड टेबल का यूज करना था, लेकिन टेबल के बजाय हमने किसका यूज किया? वन का। तो आप समझ गए होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिपीट करने के बजाय हम वन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए। और नेक्स्ट है दीज आर न्यू टेबल्स बट दोज आर ओल्ड वंस। फिर समझ गए होंगे आप, न्यू टेबल्स यानी यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन टेबल के बजाय, टेबल्स के बजाय हमने किसका यूज किया? वंस का।
तो सिंगुलर के लिए वन और प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे, वंस का। आगे यहाँ पर नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर सेंटेंस में सम, एनी, बोथ ये सब आ जाते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम इनका यूज करते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का। इन सब के यूज करने के बाद हम फिर वन और वंस का यूज नहीं करते। कैसे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है और देयर एनी बनानाज, तो सेकंड इसका रिप्लाई है यस आई हैव गोट सम टुडे। तो यहाँ पे वन और वंस का यूज नहीं किया है, किसका बनाने की जगह किसका यूज किया है, सम का। तो हम इसका इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे, यस आई हैव गोट सम वंस टुडे, तो सम के साथ हम वंस का यूज नहीं करेंगे। योर पेन इज न्यू बट माई वन इज ओल्ड, तो माई वन इज ओल्ड, क्योंकि यहाँ पे योर पेन का यूज हो चुका है इसलिए इसके साथ हम वन का यूज नहीं करेंगे। वन का यूज हम कब करेंगे, जब यहाँ पे वन लिखा होता है। जैसे नेक्स्ट है योर पेन इज न्यू बट माइन इज ओल्ड, तो योर के साथ किसका यूज करेंगे, माइन का। योर पेन्स आर न्यू बट माई वंस आर ओल्ड, फिर से ये रॉन्ग हो जाता है, वंस का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, बट माई पेन बट माइन आर ओल्ड, तो माइन का यूज होगा ना कि वंस का। वही यहाँ पर बताया है कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में यह स्पष्ट हो जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस वन वंस के बदले पॉजेसिव प्रोनाउंस का यानी कि माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स का यूज होता है। दोस्तों रूल नंबर 7 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि सम से जो प्रोनाउंस बनते हैं, सम से कौन से प्रोनाउंस बनते हैं, समवन, समबडी और समथिंग, इनका प्रयोग करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में यूज होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में यूज होते हैं, उनको बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और एनी से जो प्रोनाउंस बनते हैं, कौन से बनते हैं, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, इनका प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, यानी कि जहाँ पे नो या फिर नोट का यूज किया है, यानी मना करने के रूप में जो सेंटेंस बनते हैं। जैसे ही हैज बोट सम मैंगोज और सेकंड है ही हैज बोट एनी मैंगोज, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात हुई है, या इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सम का, एनी का यूज नहीं किया जाएगा। एनी का यूज कहाँ पर होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नो, आई हैव नोट एनी पेन, तो यहाँ पे नोट का यूज हुआ है इसलिए एनी का यूज होगा। आई हैव नोट सम पेन, यहाँ पे सम का यूज नहीं होगा। तो अफर्मेटिव के लिए हम यूज करेंगे सम का और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे एनी का। लेकिन जब बात आ जाती है अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप समझ गए होंगे, वहाँ पे नो का यूज नहीं होगा। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होता है, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे सम और एनी का, या इनसे बने प्रोनाउंस का, दोनों का यूज कर सकते हैं। कैसे, हैव यू बोट एनी, हैव यू बोट सम पेन्स, हैव यू बोट एनी पेन्स, तो दोनों क्या अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे सम का भी यूज कर सकते हैं और एनी का भी यूज कर सकते हैं। किस केस में, अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में। दोस्तों रूल नंबर 9 आ जाता है जिसमें ऑल के प्रयोग के बारे में बताया है। अब किसका यूज किया जाएगा, ऑल का। ऑल का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। अगर व्यक्ति के लिए यूज होता है तो इसका अर्थ निकलता है सभी, वस्तु के लिए यूज होता है तो इसका अर्थ निकलता है प्रत्येक। तो ऑल का मीनिंग माना जाता है सभी और प्रत्येक, किस केस में, व्यक्ति और वस्तु के केस में। कैसे, व्यक्ति के लिए कैसे है, ऑल ऑफ अस लव पीस, वी ऑल वांट टू कम इन, तो यहाँ पे बोला जाएगा सभी शांति से प्यार करते हैं, हम सब अंदर आना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑल का मीनिंग है सभी या फिर सब। थिंग्स के रूप में कैसे है, वस्तु के रूप में कैसे है, ऑल ऑफ दीज पेन्स आर कॉस्टली, ही गिव इज ऑल टू द पार्टी, प्रत्येक पेन महंगा है, उसने अपना सब कुछ पार्टी में दे दिया। तो यहाँ पे ऑल का मीनिंग निकलता है प्रत्येक या फिर सब कुछ। आगे यहाँ पर कुछ नोट्स आ जाते हैं जो ऑल से जुड़े हुए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है ऑल का प्रयोग जो है संपूर्ण और समस्त के रूप में इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर बोल सकते हैं क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में हम नंबर और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर नंबर को एक्सप्रेस करना है तो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में ऑल का यूज किया जाएगा। अगर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, बोध कराना है, तब हम इसको क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। इसका प्रयोग क्रमशः प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो, उनसे पहले हम ऑल का प्रयोग करेंगे। किसको डिनोट करने के लिए, नंबर को या फिर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। कैसे,
ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, तो बॉयज का यूज हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले हम ऑल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑल द मिल्क वाज सोल्ड, तो यहाँ पे मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जब यहाँ पे अनिश्चित मात्रा है तब उसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा और उससे पहले हम ऑल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑल प्लस पीसीएन, यानी कि ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर ऑल प्लस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, इस तरह से सेंटेंस में यूज होता है ऑल का, तो इसको बोला जाता है प्लूरल, और इसके साथ हम करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज। जैसे फर्स्ट है ऑल द बॉयज, तो ऑल द बॉयज क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट है ऑल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या फिर ऑल प्लस द प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इससे मात्रा का बोध होता है, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे सेकंड है ऑल द मिल्क वाज सोल्ड, तो ऑल द मिल्क क्या सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट आता है ऑल का प्रयोग जो है हम क्वाइट, एंटायरली या फिर टोटली, यानी पूर्ण रूप से, इसके अर्थ में हम ऑल का प्रयोग एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं, यानी जो कि वर्ब के साथ जुड़े हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के साथ जुड़ के उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे दे वर ड्रेस्ड ऑल इन द वाइट, तो ड्रेस्ड के साथ क्या जुड़ा है, ऑल, यानी कि एडवर्ब, तो इस तरह से भी हम ऑल का यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ ऑल से बने कुछ फ्रेजेज है जिनको नीचे टेबल में दिया गया है, उनको हम देख लेते हैं और उनका हम मीनिंग समझते हैं। जैसे आफ्टर ऑल, इसको क्या बोला जाता है, आखिरकार। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। फॉर ऑल, सभी के वास्ते। वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल। फॉर एवर, हमेशा के लिए। ऑल इन ऑल, सब कुछ। ऑल ओवर, सब जगह। ऑल अलोंग, पूरे रास्ते। ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। ऑल द सेम, समान या एक जैसा। ऑल राइट या फिर ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जो डेली आप इनको यूज अपने सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे फ्रेजेज यहाँ पर दिए गए हैं, इनके मीनिंग याद करिए और इनको सेंटेंस में डेली यूज करने की कोशिश करिए, इनसे आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसका बचा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।